हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ नॉन कंप्लायंसेस पेनल्टीज एंड एजुकेशन फॉर द सब्जेक्ट CMADD। सो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस हमें इसलिए समझना है कि इसमें सिर्फ जो पेनल्टीज़ और बाकी एडजुडिकेशन दे के रखा है कि इतना पेनल्टी लगेगा, इतना फ़ाइन लगेगा, इतने साल के लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, ये जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है उसके लिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रादर द प्रोसेसेस दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर, फेमा, फिर उसके बाद में अपना अदर इकोनॉमिक्स लॉज वगैरह, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कंपाउंडिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो लेट्स स्टार्ट। तो दिस फर्स्ट पैरा, इंट्रोडक्शन। Effectiveness of any statute lies in its proper enforcement, especially by penalizing violators. Laws regulate economic and social activities to maintain order for national benefit. Non-compliance, especially with economic laws like Companies Act, FEMA, Income Tax Act, can harm the economy. Therefore, penal provisions are integral to such laws and are enforced by courts and tribunals. इसमें बेसिकली क्या बोला है कि देखो, आपने लॉ बना दिया बट उसको कोई फॉलो करेगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा, मतलब ये करवाओगे कैसे आप लोगों से, तो उसका प्रॉपर एनफोर्समेंट होने के लिए आपको पीनलाइज करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको रास्ते में हेलमेट पहनना है, ये लॉ में लिखा है, अपना जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, हेलमेट जो है वो पहनना है, बट आप नहीं पहनोगे यार, वो बहुत पसीना आता है उसमें से, बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है, मैं नहीं पहनूंगा, लॉ में लिखा है तो क्या है। नाउ यू विल से कि नहीं पहनना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज अगर मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो मुझे फ़ाइन जो है वो देना पड़ेगा। फ़ाइन अगर मुझे देना पड़ रहा है, यानी मेरी जेब से पैसा जा रहा है, इससे अच्छा तो हेलमेट पहन लूँ ना, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा तो चलेगा, समझे। सो अगर आपने लॉ बनाया है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए पीनल प्रोविजंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दैट्स बेसिकली ये बोला है। इकोनॉमिक लॉज लाइक ये कंपनीज एक्ट, फेमा, ये सब, इसमें पैसे का लेन देन, ये सब चीज़ें है, तो आप ना इसमें तो और इम्पॉर्टेंट समझ लो कि अगर पेनल्टी नहीं लगाएंगे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें, अगर आप गड़बड़ी करोगे तो समझना। Serious violations are treated as criminal offense, attracting imprisonment, fines और both। देखो, अगर आप छोटी मोटी गलती कर दो तो आप पे पेनल्टी लगेगी कि अरे इतना अमाउंट भर दो और चले जाओ। अगर आपने सीरियस वायलेशन किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस नहीं रहा है अभी, ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, और इसके लिए आपको फांसी, इम्प्रिजनमेंट होगा, फ़ाइन लग सकता है। फ़ाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। Prosecuting such offences requires careful skill and preparation. The Companies Act contains essential compliance norms to safeguard stakeholders' interests, and violations result in penalties. To fully grasp these provisions, it's important to understand the concept of civil and criminal law. तो देखो, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, उसका एक छोटा सा टेबल दे के रखा है कि सिविल लॉ जो है वो प्राइवेट डिस्प्यूट से डील करता है। जो भी इशू हुआ है वो आपके और मेरे बीच में है नहीं, एक वन पर्सन अगेंस्ट सेकेंड पर्सन, पर्सन का यहाँ पे मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म एट्सेट्रा, ये दो लोगों के साथ हुआ है। और जो क्रिमिनल है वो होता है सोसाइटी के अगेंस्ट में। समझा नहीं, कुछ एग्जाम्पल दो ना आप सर। तो देखो, अभी ना ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, और कुछ तो मुझे एक एक्टिविटी करनी थी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स सपोज इसने मुझे गुड्स दिए थे और उसके बदले में मुझे उसको 10,000 रुपीज़ देने थे, मैंने नहीं दिए। अब देखो, मैंने उसको 10,000 रुपये नहीं दिए, इसकी वजह से सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप मुझे बताओ, सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है सर? वैसे अगर आप बोल रहे हो तो मतलब लग तो नहीं रहा है कि सोसाइटी पे इसका कुछ अलग से खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अब इसमें ये जो मेरा दोस्त है इस पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना भाई, उसके 10,000 रुपये जा रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, प्राइवेट डिस्प्यूट।
ये दो पार्टीज़ के बीच में, दो या थोड़े मल्टीपल पार्टीज़ भी है, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, इस पे सोसाइटी पे असर नहीं पड़ रहा है, तो ये सिविल लॉ के अंडर आता है। सर क्रिमिनल लॉ क्या होता है, उसमें क्या आता है, ऐसा मैं ऑफेंस क्या कर दूंगा जो मैं सोसाइटी के अगेंस्ट करूँगा। देखो अगर मैंने, ये मेरा दोस्त है, उसका कर दिया मर्डर, ओके, या फिर उसके घर पे मैंने कर दी चोरी यानी थेफ्ट, या ऐसी कोई भी मैंने, जो आपको पता है कि ये क्रिमिनल चीज़ होती है, क्राइम होता है, मैंने कोई ऐसा क्राइम कर दिया अपने दोस्त के साथ में। अब देखो ये जब ऑफेंस हुआ ना तो सिर्फ इसके अगेंस्ट में हुआ था, जब मैं ऐसा ऑफेंस करूँगा आप फिर से बोलोगे सर ये तो सिर्फ उस दोस्त के साथ हुआ है, सोसाइटी के खिलाफ कहा आता है। तो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, व्हेन ऑफेंसेस दैट आर ऑफ सीरियस नेचर हैपन, तो सोसाइटी डिसरप्ट हो जाती है ये सोच के कि आज ये इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। ऐसे क्राइम्स की वजह से, ऑफेंसेस की वजह से सोसाइटी में एक इम्प्रेशन जाता है कि अरे यार एक मर्डर कर दो छूट जाओगे। जब तक आप देखोगे कि 10 लोग ना चोरी करके बच जा रहे, तब तक आपके मन में आ रहा है कि अरे मैं भी कर लूँगा तो पकड़ा थोड़ी जाऊँगा। दिस इज़ अफेक्टिंग द सोसाइटीज़ माइंडसेट। इसीलिए इस चीज़ को हम क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे या फिर अगेंस्ट सोसाइटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? अगेंस्ट सोसाइटी। समझे? एग्जाम्पल था, मर्डर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने एक हार्श सा एग्जाम्पल दिया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई सिविल लॉ का? रिजॉल्व एंड रिड्रेस एंड मेक गुड द लॉसेस और डैमेजेस सफर्ड बाय वन पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्ट और ओमिशन बाय अदर पार्टी। मैंने जो 10,000 रुपये नहीं दिए थे उसका कुछ तो रेजोल्यूशन होना चाहिए ना। तो जो मेरा दोस्त है वो गया कोर्ट में जाके उसने मेरे खिलाफ में कंप्लेंट कर दी कि ये भाई ये पैसा दे नहीं रहा है, उसने केस कर दिया। अब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि मयूर तुझे अपने दोस्त का पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? मेक गुड द लॉस और डैमेजेस सफर्ड बाय वन पार्टी। अरे भाई उसका 10,000 का नुकसान हो रहा है ना, मैंने पैसे नहीं दिए तो उसका जितना पैसा मैं वापस दे दूँ। कोई दूसरी क्वेरी हो, कुछ गुड्स में दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व कर देंगे, ऐसा सच। ओके। क्रिमिनल में टू पनिश द ऑफेंडर, इसमें ये नहीं है कि हमको बस इशू सॉल्व करके देना है दो पार्टीज का, नहीं। क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि भाई सज़ा दो, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जब तक ये जो बंदा है, इसका नाम चलो XYZ रख देते, सज़ा मिल रही तो मेरा नाम नहीं लेते। ये जो XYZ बंदा है, इसने जो ये कांड किया है मर्डर वाला, इसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो हमारी कंट्री के सामने। एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ कंट्री। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है इन एनी साउदी कंट्री, सऊदी अरेबिया में होता है, तो वहाँ पे उसके लिए सीधा पब्लिक एग्जीक्यूशन, मतलब पब्लिक में जाके आपको ख़त्म कर देंगे। पब्लिक एग्जीक्यूशन इज़ द पनिशमेंट। इंडिया में इट्स नॉट दैट केस। इंडिया में इट्स योर नॉर्मल लीगल प्रोसीजर, आपको देन जेल में डाल देंगे, वही वाला। नाउ जब आप ये ऐसी पॉलिसी को देखते हो तो देयर आर सम पीपल हु विल, क्या कह सकते हैं कि डिफेंड दिस फैक्ट कि हमारी कंट्री का ये ऐसा प्रोसीजर है, ये वो फलाना ढिमका। और सम पीपल विल से कि अरे देखो सऊदी अरेबिया में कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इसका मतलब अगर ऐसी पनिशमेंट रखेंगे तो लोग ये ऑफेंस करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, आप कुछ भी अपना हो सकता है। एंड अपना जो पॉलिसीज़ है कंट्री का वो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है, बट वट एवर, आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। पावर ऑफ कोर्ट इन सिविल लॉ, भाई कोर्ट कैन ओनली पास जजमेंट टू कंपनसेट द डैमेजेस डन टू अग्रीव्ड पार्टी। भाई सुनो, अभी मैंने 10,000 रुपये नहीं दिए, 3-4 महीने हो गए मैंने 10,000 नहीं दिए, तो ये 10,000 रुपीज़ प्लस इस पे जो इंटरेस्ट है, प्लस मेरी जो लीगल फीस है, भाई मैंने कोर्ट कचहरी का जो खर्चा किया है, ये मेरे दोस्त ने XYZ के अगेंस्ट में ये जो खर्चा किया है, ये सब मिलना चाहिए। तो सिविल केस में इतना सब मिल सकता है, वो अचानक से आके बोल नहीं सकता कि 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए भर दे तू, नहीं। ये दोनों का जितना डिस्प्यूट है उतने ही अमाउंट पे कुछ कर सकते हो आप। ये सिविल केस में जितनी पावर है उसके ऊपर नहीं जा सकते। ओके, समझे? 1 लाख रुपए उसको आप बोलेंगे 10,000 नहीं देना, चल तू 1 लाख रुपए दे इसको,
अरे आप समझो ना, जितना एक्स्ट्रा हुआ होगा वो इंटरेस्ट वगैरह दे दूंगा। 1 लाख रुपए क्या चीज़ होती है। अब सेकंड में, क्रिमिनल लॉ में कोर्ट इज एम्पावर्ड टू चार्ज अ फाइन, इम्प्रिजन द गिल्टी ऑफ क्राइम और डिस्चार्ज द डिफेंडेंट। कि देखो 3 चीज़ें कर सकते हैं। फ़ाइन लगा दो भाई, ये जो XYZ बंदा है इस पे हम फ़ाइन लगा देते हैं, इस पे हम इसको इम्प्रिजनमेंट में डाल देते हैं, भाई तू जेल चला जा, उसके अलावा तू सुधरेगा नहीं। या फिर जो डिफेंडेंट है उसको डिस्चार्ज कर देंगे, लाइक अगर डिफेंडेंट को पहले पकड़ा होगा तो उसको छोड़ देंगे। वैसा मतलब XYZ ने मर्डर किया ये ऐसा बोला है, बाद में पता चला XYZ ने सेल्फ डिफेंस किया था भाई। एक्चुअली वो दोस्त उसके ऊपर आया था, उसने चाकू मारा था, तो मैं तो अपने आप को बचा रहा था, ऐसा XYZ ने बोल दिया, तो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। कोर्ट के पास ऐसी पावर्स होती है भाई। सिविल केस में ये नहीं बोल सकता XYZ तूने अपने दोस्त के पैसे नहीं दिए, तू चल, तू जेल में जा, ऐसा सिविल में नहीं होगा। तो सिंपल सा डिफरेंस है। अगर लिखा है शब्द फाइन या इम्प्रिजनमेंट तो वो है क्रिमिनल लॉ का प्रोविज़न, और अगर पेनल्टी वगैरह लिखा है तो वो है सिविल लॉ का प्रोविज़न। आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर मेकिंग गुड द लॉसेस वगैरह। अभी ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आई एम टेकिंग द टाइम एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज आपका बेस यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में कुछ कुछ प्रोविजंस में हम भागेंगे। ओके, कंपनीज एक्ट जो है, मेरा सवाल है आपसे, आप ये मत पढ़िए मेरी स्क्रीन पे जो भी है, आपसे मुझे एक सवाल है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो किस तरीके के लॉ है? आप इसको सिविल लॉ कहेंगे या क्रिमिनल लॉ कहेंगे? सर ऐसा कंपनीज एक्ट जो कंपनी पे लगता है तो सिविल ही होगा ना। मतलब देखो, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में ये पढ़ा है कंपनीज एक्ट की पेनल्टीज एंड प्रोविजंस, तो यू रिमेंबर कंपनीज एक्ट में सर पेनल्टी भी लिखा होता है कि इतना इतना पेनल्टी लगेगा, और एक साइड में ना जो 447 फ्रॉड वगैरह ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, वहाँ पे ना ये फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट ये भी लिखा है कि डायरेक्टर को जेल में डाल देंगे वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। अच्छा हाँ सर, बराबर बराबर, ये तो हमने पढ़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो क्या है मेरे दोस्त? मिक्स है, मिक्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। मतलब दोनों तरीके के प्रोविजंस आपके कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन क्योंकि क्रिमिनल लॉ के इसमें प्रोविजंस ज़्यादा है, इसीलिए हम, सिंस ये मेजॉरिटी उधर पढ़ते हैं, हम कंपनीज एक्ट को क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्या मानेंगे हम कंपनीज एक्ट को? क्रिमिनल लॉ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, उसको पहले एक्सप्लेन करोगे कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ लॉज, बट सिंस मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस आर ऑफ क्रिमिनल लॉ, इट इज क्रिमिनल लॉ। समझे? यही इसमें दिया हुआ है, तो ये वर्डिंग वगैरह पढ़ लीजिए। एक जस्ट लाइबल टू पेनल्टी जब लिखा होता है तो सिविल नेचर का नॉन कंप्लायंस होता है, और पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ लिखा होगा तो क्रिमिनल नेचर का नॉन कंप्लायंस होता है। तो सिंपल सा, यहाँ पे अगर आपको साइड नोट कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइड नोट अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ आपको, तो जो नॉन कंप्लायंस होगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो 2 तरीके का होगा। 2 तरीके का एज इन सर क्या होगा? एक तो क्या होगा सर, सिविल नेचर का होगा, या फिर एक तो क्रिमिनल नेचर का होगा। सर आप टेढ़ा क्यों लिख रहे हो? जस्ट बिकॉज मेरा लैपटॉप, मेरी मर्जी, टेढ़ा लिखूंगा, आपको क्या, आप पढ़ो। क्रिमिनल नेचर का जब होगा तब वहाँ पे वर्डिंग्स आएगी फाइन और इम्प्रिजनमेंट और वर्डिंग्स है यार। और सिविल नेचर का होगा तो क्या होगा? लाइबल टू पेनल्टी ऑफ समथिंग समथिंग। समझे? ये आप साइड नोट आप लिख सकते हो, जस्ट टू रिमेंबर दिस इन केस यू। अब नॉन कंप्लायंस अंडर कंपनीज एक्ट, इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस दे के रखे हैं, तो जस्ट आप इसको गो थ्रू कीजिए। चलिए just a second. Various sections of Companies Act 2013 provides relating to that sections as to what are the documents to be maintained by company, procedure to be followed, filing requirements and the specified time. Non-adherence to these provisions of Companies Act attracts fine at the first place of the delayed compliance.
and penalty at the second place for violation and non-adherence of Companies Act. In the process of setting right the complaint, there is also the compounding procedure. As in like बोलता है अगर आप पहली बार गलती करते हो तो आपको फाइन लगाएंगे, सेकेंड टाइम पे आप पे पेनल्टी लगाएंगे. और अगर देखो ये सब चीज़ें आप करते रहो, ये बीच बीच में चलता रहेगा, लेकिन आपके पास कंपाउंडिंग का भी ऑप्शन है. कंपाउंडिंग क्या होता है? देखो आपको फाइन लग रहा है तो वो जो चीज़ है ना लोगों के सामने बहुत गलत जाएगी. आपकी जो रेपुटेशन है ना कि भाई ये, अब देखो आपकी सोसाइटी में कोई इंसान रहता है, उसके अगेंस्ट में फेक एफआईआर हो गई, उसको एक दिन के लिए जेल में डाल दिया. जब वो सोसाइटी में वापस आता है, आप उसको जब देखते हो, इवन दो आपको किसी के थ्रू पता चल गया कि भाई वो गलत एफआईआर थी, आप उसको क्या देखोगे? भाई ये तो जेल जाके आया है. आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, अरे इनकी गलती नहीं थी, ये नहीं. बट जब अगर वो बंदा एक बार अगर बंदा जेल चला जाए या फिर उसके घर पे पुलिस आ जाए तो आप उसको जज करोगे. वैसा ही कंपनी पे अगर फाइन लग जाए तो कंपनी को भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जज करते हैं. कंपाउंडिंग क्या होगा? देखो साइड में जाके थोड़ा सा पैसा लेके रफा दफा कर दो मैटर, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं. बट दिस इज़ लीगल कि आप सामने से आके बोलते हो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं अगली बार से नहीं करूँगा, मैं इस गलती के लिए इतना इतना अमाउंट आपको देना चाहता हूँ. शॉर्ट नहीं है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक छोटा सा आइडिया अपने दिमाग में रखो. It is incorrect to come to a conclusion that the late compliance or delayed compliance set everything right and there is no violation. देखो बाद में चाय ठंडी हो जाती है. मतलब आप बाद में अगर कंप्लायंस करो तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं. बाद में चाय पियो तो मज़ा आता है कि गर्म चाय ही चाहिए ना. वैसे ही कंप्लायंस भी एकदम स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट. ओके, गरम एकदम अभी चाहिए हमको कंप्लायंस. Violation is continue to be better to be there for the company for the period it remained non-compliance, and it definitely attracts penalty under the provisions of the act. Either the company could file suo motu compounding application to set right. भाई मैं खुद ही आके बोलता हूँ भाई मैंने गलती की है, मुझे आप इससे छोड़ दो. या फिर रेगुलेटर कैन टेक द रिक्वायर्ड एक्शन. भाई रेगुलेटर आएगा तो पेनल्टी लगाएगा, फाइन लगाएगा. समझे? लेट्स गो. वाओ, आ गया. फाइन और पेनल्टी में फ़र्क क्या? आपको अभी तो बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फ़ाइन जो है ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए होता है और पेनल्टी जो है आपकी सिविल ऑफेंस के लिए होती है. इतना तो आपको क्लियर है. तो देखो इसमें जो प्रोसेस देखे रखा है आप पढ़ लो, मैं बता देता हूँ. एज पर लॉ देखो आप जनरल जो भी चलता है ना फाइन और पेनल्टी का, वो सब हटा दो. अब पूरा ध्यान से सुनो, मैं मतलब समझाने जा रहा हूँ. देखो जो पेनल्टी जो होती है ना उसमें कोर्ट वगैरह की हियरिंग नॉट रिक्वायर्ड. ये जो इन्होंने डिफरेंस मॉड्यूल में देखे रखा है उसके हिसाब से आई एम एक्सप्लेनिंग, इसमें हियरिंग नहीं होती. पेनल्टी इज लेविड डायरेक्टली. आपको तभी पैसा भरना है, आपको ये आया है आप पैसा भर दो, गलती अगर आपकी है तो. ओके, वो अपील वाली चीज़ है, वो दिमाग से हटा दो. अभी अपील हो सकता है वगैरह है, बट आप पे आया आप भर दो. इसमें आपका अमाउंट डिसाइडेड है कि आपको इतना भरना है. समझे? आप सभी की वेबसाइट या अदर वेबसाइट पे ऐसा ऑर्डर छान मारो, आपको इसमें मिल जाएगा. पेनल्टी इज लेविड डायरेक्टली विदाउट एनी हियरिंग. समझे? मतलब आपको कोर्ट वगैरह या ट्रिब्यूनल के बीच में से नहीं जाना है कि ये मेरे को फ़ाइन वगैरह लगाएंगे और फिर होगा. अब जो फ़ाइन है, फाइन कोर्ट के थ्रू लगेगा, आपकी हियरिंग भी होगी. समझे? आपको आपकी हियरिंग होगी, फिर आपका फाइन डिसाइड होगा कि आपको इतना इतना फाइन लगेगा. समझे? अब आप बोलोगे सर आपने ना कुछ तो अजीब बताया. ये ना देखो, एक बार मैं ना अपनी हार्ली डेविडसन पे, सर इतनी गंदी सी बाइक क्यों ड्रॉ किया, मेरा लैपटॉप मेरी मर्जी, फिर से वही बात हो गई. तो ये अपनी हार्ले डेविडसन है, इस पे मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और जो मामू जी हैं हमारे वो वहाँ पे खड़े थे, मिस्टर पुलिस. मैंने जो हेलमेट है वो नहीं पहना था. डैम, मैं वहाँ पे पहुँच गया और
पकड़ लिया। ओ माय गॉड। अब मुझसे वो बोलता है कि 500 रुपये निकाल, तो मैंने उनको 500 दे दी। पर इसको तो फाइन बोलते हैं ना सर। तो सुनो, वो देता है तुमको पावती विच यू आर सपोज टू पे कोर्ट में जाके, कि भाई तेरा ये है, तेरा लाइसेंस सस्पेंड होगा, वॉट एवर यू गो एंड पे इट इन कोर्ट। समझे? तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड होगा, वॉट एवर जो भी एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ है वो होगा, पावती देगा, रिसीट देगा, वॉट एवर। तो आपको इमीडिएटली नहीं लगा रहा है वो, आपको ऑफेंस जो है उसने वहाँ पे लिखा है। आप कोर्ट में जाके प्रूव करो कि भाई मैंने जो हेलमेट पहना था बट वो पुलिस वाले ने जानबूझ के किया, वॉट एवर जो देना है लॉजिक, आप पे इमीडिएटली नहीं लग रहा है, आपको तो हियरिंग के बाद ही लगेगा, आप उसको पैसा दे रहे हो। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत करो, समझे? ये चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के टाइम लेके इसको एक्सप्लेन किया है। समझे? ये वाले दो प्रोविजंस। ओके, वाया कोर्ट फाइन लेविड वाया कोर्ट या ट्रिब्यूनल जैसा, मतलब यहाँ पे इन्होंने देख के रखा है ना, ट्रिब्यूनल या अदर अथॉरिटी ऐसा बोल दो। सिर्फ ट्रिब्यूनल बोलूँगा तो जो अदर लॉज में अथॉरिटीज़ आती है वो कवर नहीं होगी। ओके, द वर्ड कोर्ट इंक्लूड्स अदर अथॉरिटी। समझे? और ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। फाइन सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ लगा सकता है, पेनल्टी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लगा सकती है। आरओसी फाइन नहीं लगाता है, आरओसी पेनल्टी लगाता है, वैसी वाली बात होगी, क्योंकि आरओसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ओके, फाइन जो है ना प्यूनिटिव मेजर है। सर प्यूनिटिव क्या होता है? प्यूनिटिव इज पनिशमेंट टाइप, आप बोल सकते हो कि पनिश करने के लिए जो मेजर लिए जाते हैं, दैट इज प्यूनिटिव मेजर। इट्स नॉट कि कुछ गलती की है उसको सुधार दो, नहीं नहीं, तू गलती की सज़ा भुगत, ये होता है प्यूनिटिव मेजर। पेनल्टी इज इम्पोज टू एज अ कंपनसेटरी मेजर। भाई कंपनसेट करना है, तूने जो गलती की है ना उसके लिए इतना इतना भर दे, बस हमको कंपनसेशन चाहिए, हम तेरे को सज़ा नहीं दे रहे, तूने जो गलती की है बस वो भर के दे दे। इट्स लाइक आप क्रिकेट खेलने गए थे आपके दोस्त के साथ में, उसके पास वो 30 रुपीज़ का बॉल था, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने शॉट मारा ज़ोर से, वो बॉल चला गया किसी की छत के ऊपर, वो अंकल दे नहीं रहे। अब वो दोस्त क्या बोलेगा? भाई बॉल तूने मारा है, ऐसे तू दे। तो आप आपकी जेब से 30 रुपये निकाल के उसको दे दो। वो क्या हो रहा है? कंपनसेट कर रहे हो आप ये नहीं कि अरे तूने बॉल मारा है, अब मेरे को ये मैच के लिए मैं बॉल जाने लाऊंगा, उधर तेरी वजह से इतना नुकसान हुआ है, उनके घर पे छत पे वो मुझे डांट रहा है, ये सब नहीं लगाओगे ना आप उसको कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। बस कंपनसेट कर दे। आपने कोई छोटा मोटा ऑब्लिगेशन, सिविल ऑब्लिगेशन ब्रीच किया था उसकी, समझे? अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंस जो होता है 2 तरीके के होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा ना, नॉन कंप्लायंस होगा, तो नॉन कंप्लायंस 2 तरीके का आएगा एज पर कंपनीज एक्ट। पहला आता है अपना सिविल वाला, दूसरा क्रिमिनल वाला। क्रिमिनल में जो नॉन कंप्लायंस होता है उसको हम ऑफेंस बोलेंगे। देखो, ऑफेंस इज अ बिगर टर्म, नॉन कंप्लायंस इज अ छोटा सा टर्म, मतलब पहले आएगा ये फिर ये। तो ऑफेंस भी 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल, जो कि हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। अब कॉग्निजेबल मतलब जिसमें बिना वारंट के जो अपना पुलिस ऑफिसर है वो डायरेक्टली अपना अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? भाई वारंट दिखा तभी हम तेरे को ये कर देंगे। मर्डर तुमको पुलिस वाले को दिख रहा है सामने मर्डर हो रहा है उसके, और पुलिस वाला क्या बोलेगा? रुक मैं कोर्ट से जाके वारंट लेके आता हूँ। अरे पागल हो क्या? उसको दिख रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा अपराधी को, उसको दिख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल है मतलब भाई किसी के से सुनाई दे रहा है कि उसने 10 रुपये चोरी किए, तो उसका वारंट लेके आओ, मतलब तुमको पता नहीं है सब चीज़ें, तुम बस अपने कंजेक्चर से जा रहे हो उसके यहाँ पे वारंट के बिना। तो समझे? तो बेसिकली दिस इज़ लाइक ये डेफिनेशन है। आप इसको याद करना चाहो तो कर लो, बिकॉज इट्स अननेसेसरी, मीनिंग याद रखो। आई सजेस्ट दैट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मतलब पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। समझ? सिंपल। अब सुनो, ऑफेंस इन कंपनी में बी आइदर बाय कन्वीनियंस, दैट इज व्हेन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर अवेयर ऑफ द अनलॉफुल एक्ट, और बाय इनएडवर्टेंस। तो कन्वीनियंस से हो सकता है, इनएडवर्टेंस से हो सकता है। भाई
एक तो गलती से हो गया साहब माफ़ कर दो, या फिर गलती से हो गया मुझे पता तो था बट मैं मानूंगा नहीं। अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, तो इट्स लाइक आप अगर स्विमिंग पूल में सुसु कर रहे हो और आपको पता है कि आप सुसु कर रहे हो तो आप कनीवन से कर रहे हो। और अगर कोई लेट सपोज बंदा सोया हुआ है और सोते सोते उसने स्विमिंग पूल में सुसु कर दिया तो इनएडवर्टाइज हो गया। क्या बोल रहे हो सर आप? कुछ नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो सेक्शन 439 जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। 439 जो है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखो भाई, आपके जो कंपनीज एक्ट के जो भी ऑफेंसेस है सब के सब जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई डायरेक्टर कुछ कांड वांड कर देता है तो हम ना उसको कॉग्निजेबल नहीं मानेंगे। ओके सर, समझा? मतलब डायरेक्टर ये कुछ भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से मीटिंग नहीं ज्वाइन करेगा, ये वो 12 महीने में नहीं करेगा तो पेनल्टी भरेगा, इसको अरेस्ट वरेस्ट नहीं होगा ना उसका, मतलब अरेस्ट करना होगा तो वारंट लगेगा। हाँ, एक्सेप्ट सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 जो SFIO वाला सेक्शन है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसमें जो ऑफेंस प्रिस्क्राइब्ड है एज इन फ्रॉड वर्ड है, बड़ा सा कुछ है SFIO वाला, तो इन दैट केस इट इज कॉग्निजेबल। समझे? तो दो टाइप के ऑफेंस आते हैं अपने ऑफेंस जो है एज पर कंपनीज एक्ट, दो टाइप के आएंगे, एक कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल कौन से? ये कौन सा सेक्शन बोलता है? अपना सेक्शन 439 बोलता है। कॉग्निजेबल कौन सा? 206। ओके, तो 439 ये दोनों चीज़ें बोलता है वैसे, बट जस्ट टू रिमेंबर। ओके, समझा? अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दे के रखा है। प्रोसेस समझते हो आप? मतलब इतना तो समझते हैं। तो अब ये पढ़ते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा सेक्शन है, थोड़ा सा ध्यान दो। बोरिंग सा है बट इम्पॉर्टेंट है तो करना तो है। चलो मैं थोड़ा सा रेनबो कलर उठा लेता हूँ। No court shall take cognizance of offence under companies under this act which alleged to have been committed by company or officer except on the complaint writing by registrar, shareholder or member of company और ऑफ अ पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ। कि देखो, कोर्ट जो है कोई भी वो इस कंपनीज एक्ट के कोई भी कांड के लिए कॉग्निजेंस ले लेगा। कि आप सेशन कोर्ट में चले गए, अरे भाई इसने कुछ किया है इसको पकड़ लो, नहीं, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अगेंस्ट द कंपनी और ऑफिसर अनलेस एंड अनटिल ROC से, शेयर होल्डर से या फिर मेंबर ऑफ कंपनी, एक ही चीज़ हो गई ऑलमोस्ट, या फिर कोई भी पर्सन है जो कि ऑथराइज है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे रिटर्न में कंप्लेंट आए तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। प्रोवाइडेड कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय अ पर्सन ऑथराइज बाय सेबी प्लस दिस। मतलब अगर ये सेबी रिलेटेड मैटर्स है उसमें भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स। अरे कंपनी खुद के ऑफिसर्स के अगेंस्ट तो कंप्लेंट कर सकता है ना। इधर लिखा है कोर्ट शैल नॉट टेक, क्या बोल सकते हैं, कॉग्निजेंस अगेंस्ट द कंपनी और इट्स ऑफिसर्स वगैरह। अरे कंपनी खुद के इधर तो कर ही सकता है ना, वैसा वो अलग बात है कि कंपनी प्रोसिक्यूट करना एज इन केस करना। कि मान लो कंपनी के किसी ऑफिसर ने फ्रॉड वॉड कर दिया कंपनी के साथ में, तो कंपनी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, मतलब केस फाइल कर दिया, वैसा दैट इज चलता है। Where the complainant mentioned above is a registrar or a person authorized by central government, तो उनका प्रेजेंस जो है कोर्ट में दैट इज़ नॉट नेसेसरी अनलेस कोर्ट ने बोला है कि भाई आ जा। तो बाकी लोग जो कोर्ट में अगर आप कोई कंप्लेंट वगैरह करते हो तो आपको वहाँ पे मौजूद रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। आप जो कंप्लेंट कर रहा है वो जाना चाहिए वहाँ पे कि उसकी कंप्लेंट बताने के लिए। देखो, लेकिन जो बंदा है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट हुआ है या फिर जो ROC से हुआ है, देखो ROC और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पर्सन नहीं है, इट्स अ बॉडी। उनके लिए कोई बंदा अपॉइंट होगा वो जाएगा। तो इसके लिए कोर्ट ने बोल के रखा है कि देखो ये लोग नहीं आए तो चलता है, अनलेस केस सीरियस है तो कोर्ट बोल सकता है कि भाई आ जाओ। बट एज पर लॉ बोलता है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बाकी लोगों के लिए मैंडेटरी, समझे?
Provision mentioned above shall not apply to any action taken by liquidator of a company in respect of offence alleged to been committed in respect of chapter this 20 or in any other provisions of this act or relating to winding up. वाइंडिंग अप से रिलेटेड अगर आपका लिक्विडेटर अपॉइंटेड है और वो कुछ एक्शंस ले रहा है तो ये जो ऊपर वाले प्रोविजंस है उस पर अप्लाई नहीं करेंगे. फिर से मैं समझाऊंगा बट एक बार, लिक्विडेटर का क्या मतलब है और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इधर बोल के रखा है कि क्या रहेगा. दैट्स इट. ओके, आगे बढ़ने से पहले जस्ट तो बेसिकली वापस से एक छोटा सा समरी समझे आप. कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है मतलब जैसा सेक्शन 439 ने बोल के रखा है कि देखो आप खुद से कुछ ये चीज़ें कर नहीं सकते हो कि जाके उसको अरेस्ट कर दो वगैरह, अनलेस एंड अनटिल कंप्लेंट इज मेड. तो मीन्स पुलिस ऑफिसर या कोर्ट विल नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन अनलेस एंड अनटिल अ कंप्लेंट इज फाइल्ड. मर्डर वर्डर हो गया तो क्या करेगा कोर्ट सीधा सीधा उसको उठा लेगा, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा भाई इसको अरेस्ट करो, पुलिस वाला उठा सकता है. बट ये फाइन वाइन मतलब जो कंपनीज एक्ट का मैटर है उसमें कोर्ट जाके खुद ये नहीं करेगा. कोर्ट बोलेगा पहले कंप्लेंट फाइल करो तभी हम एक्शन लेंगे. समझे, सिंपल सी बात है. इसमें फिर ये देखे रखा है कि कौन किस बारे में कंप्लेंट कर सकता है. कॉग्निजेंस अगर कोर्ट को लेना है तो कौन से केसेस में ले सकता है. दैट्स इट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. इसके भी नोट्स अगर बनाने होंगे तो कर लेंगे. ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. अभी ये CRPC के डेफिनेशन है. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट. ओके, दैट इज पॉसिबल. पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. समझे, दैट्स इट. सेक्शन 212(6) विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस. इसके नोट्स बहुत बढ़िया बन सकते हैं अगर आप अच्छे से बनाओ तो. लाइक एक ही चार्ट में सारी चीज़ें आएगी. जैसे एक बार बस बता ही देता हूँ कैसे आएगा. मान लो नॉन कंप्लायंस से लिखा है आपने, वो इसमें आएगी सिविल, क्रिमिनल, इसमें आएगी पेनल्टी, इसमें आएगा फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट. क्रिमिनल का जो होता है वो होता है ऑफेंस. वो 2 तरीके का होता है. 2 तरीके का एज इन कैसे होता है सर, 2 तरीके का होता है. एक होता है नॉन कॉग्निजेबल, एक होता है कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल में इन्होंने क्या बोल के रखा है, ये 439 का जो सेक्शन है पूरा कोट कर दो. कॉग्निजेबल में 212 का है वो कोट कर दो, अच्छे से नोट्स बच जाएगी. समझे. अब देखो 212(6) क्या बोलता है. ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल लाइक कोर्ट और पुलिस ऑफिसर अपने हिसाब से डायरेक्टली एक्शन ले सकता है. किसी को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है आके कि भाई ये लिखित में लो भाई इसको गिरफ्तार करो. नहीं, हम खुद से देखेंगे. तो 447 में जो ऑफेंसेस कवर्ड अंडर 447 है शैल बी कॉग्निजेबल एंड नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दो क्या बोल सकते हैं सेक्शन शैल बी रिलीज ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड. देखो 447 जो है अपना फ्रॉड का सेक्शन है. अलग अलग कंपनीज एक्ट के सेक्शंस बोलता है कि 447 में इसको लिया जाएगा, 447 में लिया जाएगा. अगर उसके अंडर आप कवर होंगे तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है. और अगर आप उसके अंडर फॉल करते हो तो आपको बेल नहीं मिलेगी. समझे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको रिलीज नहीं करेंगे ऑन बेल या फिर ऑन ओन बॉन्ड अनलेस public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and where such public prosecutor opposes the application, court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail. देखो सिंपल सी बात है, इन्होंने जिस तरीके से लिखा है आपको शायद ना समझे बट देखो अगर आप 447 की किसी ऑफेंस में आते हो तो इट्स अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस. आपको नॉर्मल बेल नहीं मिलेगी, मतलब जैसे नॉर्मली बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी वैसे आपको नहीं मिलेगी. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. बट
आपको बेल जो है वो आपको रिलीज़ कर सकते हैं, बेसिकली बेल मिलना है, रिलीज़ कर सकते हैं इन केस जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नॉट आपका, आपकी अगेंस्ट में, आप मान लो आपने ये कांड किया है, जो ऑफेंस किया है वो आपने किया, आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, केसेस लड़ते हैं ना वो गवर्नमेंट के यहाँ पे अपॉइंट हो गया, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है। तो उसको भाई अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये रिलीज़ जो हो रहा है उसके खिलाफ वो बोल पाए कि भाई इसको ये बंदे ने जो कांड किया है इसके लिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए, और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए वो इसका बोल पाए। इसने सब कर दिया और कोर्ट स्टिल बोलता है कि नहीं, इसको तो मुझे छोड़ना है। समझे? ओके, नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे आपका फीडबैक दीजिए, आपको अच्छा बोलना है अच्छा बोलिए, या फिर क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछिए, if you have any suggestions that also you can put. Okay, now coming ahead, जो हमारा प्रोविज़ो है वो प्रोविज़ो बोलता है देखो ये जो कंडीशन है ना, इट विल नॉट अप्लाई टू दीज केसेस। कोई 16 साल की एज तक का बच्चा है, वुमेन है, मतलब वुमेन है बस, इफ़ दैट पर्सन इज़ अ वुमेन, आदमी हो तो उसके लिए ये सब है, बट औरत के लिए नहीं है, इसमें भी रिजर्वेशन लगा दिया लड़कियों के लिए। ठीक है, ठीक है। इज़ सिक और इन्फर्म, बीमार है भाई, उसको रिलीज ऑन बेल कर सकते हैं इफ़ स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट, जो स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया है, बनाया है ये सेक्शन के लिए, तो वो छोड़ देगा। ओके, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं लगेगा। Provided further that special court shall not take cognizance of offence referred to in this subsection except upon a complaint in writing by director SFIO, मतलब SFIO का director और officer of central government authorized by general or special order in writing in this behalf of government. Okay? देखो अभी इन्होंने फिर से एक छोटी सी गूगली डाली है। देखो नॉर्मल केस में जो होता है, नॉर्मल केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब बिना किसी कंप्लेंट के आप काम कर सकते हो एज पर द फ्लो, दैट इज करेक्ट। नाउ ये जो हमारा सेक्शन है वो क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो सेक्शन 212 का केस है इसके लिए बोलता है कि कंप्लेंट आनी ज़रूरी है। मतलब सिर्फ ये 2 प्रकार, मतलब ये इनके अलावा ये शेयर होल्डर वगैरह इन सब का हटा दो। अगर आपको 212 के हिसाब से कॉग्निजेंस लेना है तो आपको SFIO से कंप्लेंट आनी चाहिए, SFIO का जो डायरेक्टर है वो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, एज बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। कंपनीज एक्ट में अगर कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है तो कंप्लेंट आनी चाहिए। नॉन कॉग्निजेबल के लिए कंप्लेंट स्पेसिफिक कुछ लोगों से आ सकती है, कॉग्निजेबल के लिए कंप्लेंट कुछ लोगों से आ सकती है। अब आपको हो रहा होगा थोड़ा कन्फ्यूजन, उसको दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूँ। देखो नॉन कॉग्निजेंस बाय कोर्ट, नॉट विदाउट कंप्लेंट। ये वाला हमने किया तो था, नॉट विदाउट कंप्लेंट। अब 3 तरीके के लोग आते हैं यहाँ पे। 3 तरीके के लोग कौन से आते हैं, एक होता है सेबी मैटर, एक आता है अपना सेक्शन 202(6) वाला मैटर, SFI वाला मैटर जो कि 447 रिलेटेड है, और एक आता है अदर मैटर्स। सेबी वाला जो मैटर है वहाँ पे जो है किधर गया, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी फॉर सिक्योरिटीज ट्रांसफर इशू एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी जो है वो हमारी कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ पे जो है डायरेक्टर ऑफ SFIO या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड बाय
जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और अदर्स में आएगा आपका कंपनी मेंबर या शेयर होल्डर, आरओसी या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई पर्सन। किसी को छोड़ तो नहीं दिया हमने? अच्छा, कंपनी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, ये नहीं आना चाहिए आपको। बस आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंबर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट कंपनी और cognizance by court against company and its officers। ओके, ये शॉर्ट सा चार्ट है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में लिख लो, चल जाएगा। ओके, सेक्शन 450, देखो गूगल ही आई है, वो हमको लिखना तो पड़ेगा। 450 नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब। अरे भाई क्या सेक्शन है, बोलता है अगर कहीं पे भी कंपनीज एक्ट में पेनल्टी नहीं दी है तो क्या करें। मतलब एक सेक्शन है, बोल रहा है कि मतलब कोई तो गलती कर दी है, आरओसी ने पकड़ तो लिया है, बट यार कंपनीज एक्ट में उसकी पेनल्टी नहीं दी तो क्या करना है, तो उसकी पेनल्टी 450 है। जिसका कोई नहीं होगा उसका 450 होगा। देखो, नॉन कंप्लायंस हुआ है जहाँ पे पनिशमेंट आर नॉट नॉट प्रिस्क्राइब एनी पनिशमेंट फॉर आर लाइबल टू पेनल्टी। तो बेसिकली कितना देना है, सुनो, पेनल्टी देनी है 10,000 रुपये की। अगर आपका नॉन कंप्लायंस के लिए कुछ प्रिस्क्राइब नहीं पनिशमेंट तो आपको 10,000 की पेनल्टी देनी है। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन मतलब गलती पे गलती किए जा रहे हो तो फर्दर पेनल्टी लगेगी आप पे 1,000 रुपये फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज in case of company and 50,000 in case of officer who's in default or any other person। मैं अभी एक बार समझाऊंगा, उसके बाद में मैं फिर से नहीं समझाऊंगा पूरे चैप्टर में। सुनो, ये वाला जो कंसेप्ट सिमिलर सा आता रहेगा। पेनल्टी कितनी लगेगी, वन टाइम में ₹10,000। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, ये जो है हमारे डेज है, डेज 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो आपका ना पेनल्टी लग गया आपका कि इस दिन पे इतना बनता है, आपने 10,000 का पेनल्टी पे किया, आप अपना जो गलती है वो सुधार नहीं रहे हो, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सुधार ही नहीं रहे हो, तो आप पे फिर वो पेनल्टी कितना लगता जाएगा, 1,000 रुपीज़ फॉर ईच डे इन डिफॉल्ट। तो इसका 1,000, इसका 1,000, इसका 1,000, इसका 1,000, इसका 1,000। तो ये अगर मान लो हमारे 6 दिन है तो 6,000 और देने पड़ेंगे आपको। और ऐसा 6,000 अब बोल रहा हूँ कि ये मैं काउंट करता जा रहा हूँ, कभी मैं ठीक ही नहीं कर रहा हूँ वो चीज़, कभी मतलब मैं गलती अपनी सुधार ही नहीं रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो है वो कितना लग सकता है, 2 लाख फॉर कंपनी। मैक्सिमम कंपनी पे 2 लाख लग सकता है, और 50,000 फॉर ऑफिसर ऑफ कंपनी और एनी अदर पर्सन। ओके, समझा? बस इतना ही समझना था, अभी कुछ नहीं है। ये लिमिट्स भी अगर आपको याद रहेगी तो वाह क्या बात है, ये आएगा एग्जाम में तो याद रखना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट फॉर instances of default listed in the act, all other act or omission have been classified as offence punishable with fine or imprisonment or both, imprisonment only, fine and imprisonment as may be prescribed। तो ये 5 तरीके के क्या बोल सकते हैं ऑफेंसेस यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखे। अभी ये दोनों ऑफेंसेस में ना 2 कैटेगरी आती है, एक इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एक नॉट इन्वॉल्विंग फ्रॉड। बेसिकली एक जगह पे कंपाउंडिंग हो सकती है, एक जगह पे नहीं हो सकती। वैसा ब्रॉडली द ऑफेंस अंडर द एक्ट आर क्लासिफाइड फॉर पर्पज ऑफ पनिशमेंट इनटू 2 कैटेगरीज, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, अदर ऑफेंस। ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड आर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर 447 ऑफ द एक्ट। अदर ऑफेंसेस आर
बाकी सब मतलब जो 447 नहीं है वो बाकी क्या है। तब फ्रॉड तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, 212 में बोला गया है कि 447 की पनिशमेंट मिलती है तो वो फ्रॉड का आता है, तो उसके लिए हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को मानेंगे। लेकिन इसमें भी हमने कंप्लेंट का प्रोविजन डाला है। ओके, ऑफेंस फर्दर द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर क्लासिफाइड इनटू, ये 441 सबसेक्शन 6 में बोल के रखा है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। इम्प्रिजनमेंट ओनली, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है तो उसको हम कंपाउंडेबल बोलेंगे, और उसके अलावा है तो नॉन कंपाउंडेबल बोलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई अपोलोजाइज, नोट्स में गलती से गलती कर दी है। दिस इज़ नॉन कंपाउंडेबल एंड दिस इज़ कंपाउंडेबल। थोड़ा सा मैं चार्ट्स वार्ट्स बनाने में चला गया तो गलती हो गई, आप याद रखिए। वैसे तो आपके पास मॉड्यूल है तो उसमें तो यही रहेगा, बस नॉट इन चार्ट फॉर्म। तो नॉन कंपाउंडेबल वो होता है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट है बेसिकली। क्या है? मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट है, तो आप उसको कंपाउंड नहीं करवा सकते, आपको भुगतना पड़ेगा। कंपाउंडेबल आर दोज वेयर ऑप्शनल इम्प्रिजनमेंट है। क्या बताया था आपको कंपाउंडिंग का मीनिंग? तब कंपाउंडिंग इज लाइक पैसा दे के रफा दफा कर दो, हमारी इज्जत पे मामला मत आने दो। फाइन देना और कंपाउंडिंग फीस भरने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या आप ले दे के निपटा दो, समझे? डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट ये याद रखना कि कंपाउंडिंग कब हो सकती है, जब इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल हो, कि सिर्फ फाइन लगा है। फाइन और इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट के पास ऑप्शन है कि इसको ज़बरदस्ती इम्प्रिजनमेंट नहीं डालना है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो अगर आपको इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, ज़बरदस्ती है, तो फिर आप कंपाउंड नहीं करवा सकते। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये मैं आपको बस एक बोलूँगा, ये एग्ज़ाम के लिए माइट कम इन एग्ज़ाम टाइप पॉइंट है, ये आपको खुद ही पढ़ना है। इसमें मैं बस बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट को इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया है। बहुत सी जगहों पे क्या किया था, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस डाले होते हैं, इन्होंने हटा दिए है। अब थोड़ा उसको मतलब छोटी मोटी गलतियों के लिए ना पहले हार्श पनिशमेंट हुआ करती थी, अभी उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, दैट्स इट। ये मैं ऐसा क्या बोल सकते हैं ना, नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना है तो पढ़ ले, ऐसा वाला पॉइंट्स है। इसका आ सकता है एग्जाम में, बट दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। Let's skip this. Now one of the most important section guys, ये वाला एक सेक्शन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 447 जिसके चर्चे हमको हर जगह सुनाई देते हैं, जो गली गली में छाया हुआ है, हर सेक्शन, हर कतरे कतरे में कंपनीज एक्ट के कहीं ना कहीं हमको 447 मिलता रहता है। अभी ऊपर बात कर रहे थे सेक्शन 212 की, वो भी बोलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हम कंपनीज एक्ट में किसको बोलेंगे, जिसमें 447 की पनिशमेंट होगी। तो 447 है फ्रॉड का पनिशमेंट, लेकिन मतलब क्या है, हमको बताए कोई ये बताए क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं। जो यहाँ पे डेफिनेशन देके रखी है ना, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन, बट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग पहले ये आए तो थोड़ा सा आप जल्दी समझोगे, इसलिए ये डाल के रखा है। अब ये इन्होंने ना भली कॉम्प्लिकेटेड मतलब डेफिनेशन भले ही देके रखी है, हर चीज़ का मतलब है। चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले फ्रॉड का क्या मतलब है? फ्रॉड मीन्स इन रिलेशन टू कंपनीज अफेयर्स, लेट मी चेंज कलर, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी छोड़ो, कंपनी के अलावा कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके अफेयर्स में इन रिलेशन टू दैट फ्रॉड इंक्लूड्स एनी एक्ट, कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ओमिशन, कुछ छुपा रहे हो, कमीशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, और अब्यूज ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन को अब्यूज कर रहे हो, विच इज कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विथ कन्वीनियंस इन एनी मैनर, मतलब खुद ने किया या फिर किसी और ने किया, विथ कन्वीनियंस एज इन हेल्प में, इन एनी मैनर, विथ इंटेंट टू डिसीव, जानबूझ के मुझे धोखा देने के लिए मैं कर रहा हूँ, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज लेना था, फ्रॉम और टू इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, its shareholder,
creditor or any other person whether or not there was wrongful gain or wrongful loss. ये वाला बाद में समझता हूँ, सबसे पहले सुनिए. Fraud in relation to company or body corporate includes, not means, includes क्या क्या आता है भाई? एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. मैं ऊपर ऊपर ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, गॉड नोज, तो ठीक से लिखना पड़ेगा. कमीशन, कंसीलमेंट ऑफ एनी फैक्ट और abuse of position. चार पॉइंट्स हमको लिखने हैं इसके. abuse of position by any person or any other person in the connivance in any manner, by any person or other person with the connivance in any manner, with connivance in any other manner. ये एक मॉड्यूल भी मेरे पास में साइड में ही ओपन है. लेट मी जस्ट ओके. कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन connivance in any manner with the intent. क्या है? with the intent to deceive, with the intent to deceive, to gain undue advantage, from or to injure the interest of company, shareholder, creditor. Company, shareholder, creditor or other person irrespective of wrongful gain और wrongful loss. मैंने ये ऐसे क्यों लिखा? भले ही गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखा जो कि आप बाद में पढ़ भी ना पाओ, बट ये क्यों लिखा? डाइसेक्ट करो सेक्शन को. डाइसेक्ट करके पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, थोड़ा ज़्यादा समझेगा. तो फ्रॉड का पूरा डेफिनेशन हम देखेगा कि आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो या फिर ओमिशन कर रहे हो या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हो या अपनी पोजीशन को अब्यूज़ कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो या किसी को हेल्प कर रहे हो. इन कन्वीनियंस मीन्स यू आर हेल्पिंग समवन विथ इंटेंट. आपका इंटेंशनली ये कर रहे हो. इंटेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. विथ इंटेंट टू डिसीव, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, मतलब एडवांटेज कोई गेन करना चाहते हो या किसी के इंटरेस्ट को आप क्या करना चाहते हो, इंज्योर करना चाहते हो. कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, कोई भी पर्सन का wrongful gain या लॉस है, इसको फ्रॉड बोलेंगे. फ्रॉड में इंटेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ wrongful gain और wrongful लॉस? देखो, wrongful gain मीन्स ये मेरा नहीं है पर मैं ले रहा हूँ, तो ये मुझे गेन हो रहा है. आई एम नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू हैव इट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने अपना कुत्ता मेरे पास गिरवी रख दिया था कि भाई मैं गाँव जा रहा हूँ, अपना ये मेरा जो प्यारा सा बच्चे जैसा कुत्ता है मैं तेरे पास रख देता हूँ, तू संभाल ले, मैं आऊँगा तो मैं इसे वापस ले लूँगा. वो आया गाँव से वापस और मैंने बोला कि गो बैक, नाउ दिस डॉगी, टॉमी, वॉट एवर इज माइन, बिकॉज इसका लगाव मेरे से आ चुका है. आप क्या बोलोगे? सर, व्हाट इज दिस? दैट डॉग बिलोंग्स टू दैट गाय, आपका दोस्त. हाउ आर यू कीपिंग इट? सो अगर मैं इसको ले लूँ, अनलॉफुली हो रहा है भाई. आई एम नॉट एंटाइटल्ड एज पर लॉ टू हैव दिस डॉग. उसने पैसे भरे, उसने रजिस्टर किया अपने नाम पे, उसका है, मेरा नहीं है. आई एम रॉन्गफुली गेनिंग इट. व्हाट इज रॉन्गफुल लॉस? उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिसका लॉस हुआ है. ही वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट डॉग बट उसका लॉस हुआ है, दैट इज रॉन्गफुल लॉस. सिंपल है, समझा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है.
नाउ द एक्चुअल सेक्शन कंपनीज एक्ट बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ डेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इफ एनी पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड. अब 3 तरीके की फ्रॉड इन्होंने बोले, उसके हिसाब से पनिशमेंट दे के रखी है. सबसे पहले फ्रॉड है जहाँ पे अमाउंट इज एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% एटलीस्ट 1% ऑफ टर्नओवर. 10 लाख रुपए का फ्रॉड कम से कम किया है, या फिर एटलीस्ट आप कंपनी के टर्नओवर का 1%, भाई 10 लाख से कम है पर कंपनी का 1% का फ्रॉड किया है. भाई आपने टर्नओवर क्या होता है पता है? कंपनी ने पूरे साल में कितना सेल्स वगैरह किया है, उसके अगेंस्ट में कितना पैसा मिला है कंपनी को, उसका 1%. आप रिलायंस का 1% का भी निकाल के देखो, आपको पता चलेगा. ये तो 10 लाख से तो बहुत ज़्यादा आएगा, बट छोटी कंपनी के लिए 1% इज अ बिग अमाउंट. इसमें से जो भी कम है, लाइक 1% आ रहा था 8 लाख, तो 8 लाख का कर दिया. अगर आप इतना फ्रॉड कर रहे हो तो आपको सज़ा क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट कम से कम 6 महीने की एंड मैक्सिमम 10 साल की. मतलब 6 महीने तो आपको जेल जाना पड़ेगा. एंड shall also be liable to fine which shall not be less than the amount involved in fraud. मतलब फाइन कितना होगा? जितना तूने फ्रॉड किया उतना तो तू देगा ही देगा. बट अगर कोर्ट को लगा कि यार तेरे भाई तूने तो बहुत गंदी चीज़ करी, ये सब नहीं करना चाहिए, तो तिगुना देना पड़ेगा. एंड 3 times द फ्रॉड अमाउंट. मतलब 10 लाख का किया था तो 30 लाख रुपये पर भाई पेनल्टी तो लगेगी. सर वो 10 लाख रुपये वो जो उसने फ्रॉड करके लिए थे वही वापस कर देगा? नहीं. सुनो, जब भी आप पे पेनल्टी लगती है फॉर फ्रॉड वगैरह ऐसा कोई भी जिसमें आपने पैसा किसी का लेके रखा है, यू विल पे दैट अमाउंट बैक, जितना वो अमाउंट है. और जो फाइन वाइन लगता है ना, दैट इज़ ओवर एंड अबव दैट अमाउंट. 10 लाख का फ्रॉड था तो आप पे 10 लाख का फाइन लगाया है, तो इसका मतलब है आपको 10 लाख रुपए वापस करने ही करने हैं, उसके ऊपर 10 लाख का फाइन अलग देना है, या फिर 3 times whatever. अगर पब्लिक इंटरेस्ट था उस फ्रॉड में, मतलब अपने पब्लिक को धोखा दिया है, अपने पब्लिक के साथ फ्रॉड किया है, पब्लिक के साथ किया है, तो मतलब ये वो वाला हो गया ना कि भाई इसमें तो सीरियसनेस आ रहा है. भाई सोसाइटी सोचेगी कि ये कंपनी कैसे बच गई, हम भी करेंगे. समझे? तो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल का हो जाएगा भाई. 6 महीने नहीं, अब तुम मिनिमम 3 साल जेल जाएगा, मैक्सिमम 10 years तो है ही. समझे? फ्रॉड में अगर 10 लाख से कम का अमाउंट है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर से कम है, विच एवर इज लोअर एंड डज नॉट इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट. फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख से कम है, कंपनी के टर्नओवर का 1% नहीं है, तो फिर छोड़ो यार. मतलब इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है तो कम दे दो कि देखो तुम पे इम्प्रिजनमेंट लगेगी, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी. लगी तो 5 साल तक लगेगी, या फिर फाइन मिलेगा 50 लाख तक का, दोनों भी हो सकता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. यहाँ पे लिखा है एंड, तो जेल तो होगी होगी, यहाँ पे लिखा है जेल हो सकती है. समझे? तो इन्होंने क्या बोला है, बहुत सारे सेक्शन है जो 447 को रेफर करते हैं कंपनी एक्ट में. वो चीज़ हुई 447 में लाइबल, ये हुआ 447 में लाइबल. तो ये ऐसे सेक्शन जो इन्होंने देखे रखे, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. जैसे कि आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त भलती सलती इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉल्स फ्रॉडलेंट इन्फॉर्मेशन, चल 447 में. आपने मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस कर दिया, चल 447 में. ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं. यू जस्ट गिव इट अ रीड. नाउ ये वाला एक हम पढ़ेंगे अभी. लेट्स जस्ट रीड द केस लॉ and then wind up for today. Then we will go and read these sections because these are also important. Punishment for false misstatement and false evidence, etc etc. केस लॉ है कोमल चड्ढा वर्सेस SFIO. तो इसमें क्या हुआ था, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बेल एप्लीकेशन में accused petitioner was summoned in the matter through summoning order by special judge stating that special court का judge special judge stating that she was director of PPPL first accused, जो कंपनी का नाम होगा जो भी, वो उसकी डायरेक्टर थी, being the wife of Suman Chadda who was the director of company. Okay,
द ग्रेवमैन, मुझे भी इसका मतलब पता नहीं, सॉरी। ग्रेवमैन मतलब ग्रेविटी होगी इसका मतलब, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस रिलेट alleged अंडर 447 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 was that the company which was engaged in the trade of plastic granules indulged in cash sales, in fictitious sale of food grain and in creation of accommodation adjustment and accounting entries। बहुत सारी मतलब इन्होंने ताड़ तूड़ धाड़ 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 मतलब जो हाथ में आया फ्रॉड करती। इट वॉज ऑल्सो कि कंपनी ने मैनिपुलेट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोजेक्ट सब्सटैंशियल ग्रोथ, मिसलीड बैंक्स सो एज टू इंड्यूस देम टू एक्सटेंड एंड एनहांस क्रेडिट लिमिट्स which monies were not used towards the business activity but were diverted and siphoned off to other entities with no genuine underlying business transaction, thereby indulging fraudulent divergence of funds to social concern। भाई क्या नहीं किया इस कंपनी ने भाई, पैसा लिया कैसे भी मतलब फाइनेंशियल्स में झोलझाल करके अपना क्रेडिट लिमिट बढ़ा लिया, फिर पैसे लोगों से लिए, फिर इन्होंने साइफन ऑफ कर दिया अलग अलग एंटिटीज़ में, मतलब बिजनेस में भी नहीं लगाया। क्या नहीं किया इन्होंने, क्या फ्रॉड कर रहा है। तो दिस ऑर्डर वॉज बेस्ड अपॉन द क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड बाय SFI, जो कि हमने पढ़ा है प्रोविजन, showed that the role ascribed to the petitioner was that of being officer who was in default within the meaning of 260, since the petitioner was a director of company was liable for this offence. Hence the petitioner being accused sought a regular bail in the matter. Is what held that since there was no allegation against petitioner either intimidating any witness or tampering with evidence or otherwise interfering in course of interest, she was admitted regular bail। तो बेल उसने मांगी थी, बीइंग अ वुमन उसको बेल देनी थी। तो क्या हुआ, इसमें वो कंपनी की डायरेक्टर थी जिसमें फ्रॉड हुआ था, तो इसने बेल के लिए एप्लीकेशन दिया, और वैसे तो ये ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन में पड़ती है, बट इनके पास ना इस पर्टिकुलर बंदी के खिलाफ कोई एलिगेशन था नहीं, मतलब वो उसमें पड़ती थी तो इसको उठा तो लिया था, तो उसने बेल मांगी कि भाई मेरे को ना जेल में मत डालो, मेरे को माफ़ कर दो कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस वगैरह है नहीं, तो मुझे छोड़ दो। तो उसने बेल डाली और बेल मिल गई। समझे, अगर आपके खिलाफ अनलेस एंड अनटिल देयर इज पर्टिकुलर एलिगेशन अगेंस्ट योर नेम यू विल नॉट बी पुट अंडर दिस, मतलब आपको बेल वेल मिल जाएगी। ओके, समझे, ये केस बोलता है। अब ये जो सेक्शन 448 है, 449, 450, ये सब जो है कल के सेक्शंस आप खुद से पढ़ लीजिए। ये अब तक हमने जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर दीजिए, एंड बाद में हम मिलते हैं अगली बार फिर से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मज़े में रहो।